अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 9th के जनरल साइंस में नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर जो हमारा है उसमें हमने एयर के बारे में कुछ अहम मालूमात जानने की कोशिश की थी कि कैसे एक नेचुरल रिसोर्स हमें एयर की सूरत में मिलता है और इससे हम किन किन कैसे कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं और किस तरह से हमारे लिए ये मुफीद साबित होता है, एयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। इसके अगर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वहां पे हमने मेन दो गैसेस जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके रोल के बारे में पढ़ा था क्योंकि इनका मेन रोल रहता है। आज भी हमें दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी रोल है, थोड़ा सा हमने उसमें टच किया था, स्लाइट टच किया था, लेकिन आज हम देख लेंगे कि जो बाकी प्लैनेट्स है, चूंकि वहां पे एयर की मौजूदगी पाई गई है वीनस मार्स पे, तो फिर वहां पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है। थोड़ा सा हमने टच कर लिया था ये, और ये भी जान लिया था कि वहां का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 92 और 95 to 97% ऑफ द दिस कंपोजिशन इट इज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां का जो टेम्परेचर है दैट इज एक्सट्रीमली हाई ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बरक्स हम देख लें अपना अर्थ जो हमारा है। अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, दिस एयर पोर्शन, अगर हम ये मान लें दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और मतलब यहाँ पे सन है, दीज रेडिएशंस कम फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। अब देखिए ये जो एयर है जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर भरा हुआ है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जब हम इसको परखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। याद रखना, ऑलमोस्ट मैंने क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किया, कुछ हिस्सा तो इससे लीक हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ऑलमोस्ट इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो जितनी हीट एटमॉस्फेयर के ऊपर थी वो डायरेक्ट हीट किस पे आ जाती, जमीन की सरफेस पे। उस टेम्परेचर में बिल्कुल नामुमकिन था किसी का भी जिंदा रहना, वेदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट सीवियर टेम्परेचर, जिसमें अगर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस वगैरह भी होगा टेम्परेचर, उसको भी वो टॉलरेट नहीं करते, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे कि मून पे है, मून का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज -90 to 110 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इट इज impossible to live on the moon. Life cannot exist in this temperature range. अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने चूंकि कन्वेक्शन वगैरह वो प्रोसेस पढ़ी थी 7th और 8th क्लास में। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो ये ब्लैंकेट का काम करता है, यहाँ पे एक चादर का काम करता है कि बिल्कुल हीट को आने ही नहीं देता है यहाँ पे। और दूसरा कि जब अब इंफ्रारेड रेज वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में तो ये ठंडा हो जाता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की एक ऐसी कंसंट्रेशन है, ऐसी एतदाल में, ऐसी मोतदिल कंसंट्रेशन है इसमें एटमॉस्फेयर में कि ये उन रेडिएशन को वापस भी नहीं जाने देता है, उनको ट्रैप कर लेता है जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। तो इस तरह से टेम्परेचर मेंटेनेंस भी रहती है, मीन्स ए मॉडरेट टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा एयर है, इसी की वजह से इसलिए भी लाइफ पॉसिबल है कि हमें जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए, प्लांट्स को, एनिमल्स को, और इसलिए भी है क्योंकि ये टेम्परेचर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का है उसको मेंटेन रखता है, उसको मॉडरेट रखता है, ना ज़्यादा होने देता है ना बिल्कुल कम होने देता है। इसके बाद एक और चीज़ जो जिसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ एयर। आपने देख लिया होगा कि कभी हम जब गर्मी महसूस कर रहे होते हैं तो एक वो ठंडी सी हवा चलती है जिसको हम कहते हैं ब्रीज, और कभी कभार बिल्कुल बहुत ही फास्ट एयर, बहुत ही फास्ट स्पीड में एयर चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं विंड। आज हम थोड़ा सा इसका भी साइंटिफिक बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट कॉजेज दीज प्रोसेसेस, किन वजूहात की बिना पे ये विंड हमें मिलती है, फिर तूफान की सूरत में हो या फिर एक अच्छे जिसको हम जिससे हम विंड एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है ना। विंड मिल का कंसेप्ट भी आपने लगभग जो है ना वो हमने लिबॉर्टर में उसका मॉडल भी रखा हुआ है विंड मिल का, कि कैसे हम विंड
से ये जो तेज चलने वाली हवा होती है, कैसे उससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, कैसे हम वो पंखे रखते हैं ऊपर फैन की सूरत में, और कैसे वो टर्बाइन को रोटेट करते हैं और बाद में एक पट्टा हम उसके साथ जोड़ते हैं और हमें एनर्जी मिलती है वहां से. मीन्स इट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस इफ वी यू कैन यूटिलाइज दिस विंड, दिस एनर्जी फ्रॉम द विंड. तो अब देखते हैं कि किन वजूहात की बुनियाद पे ये पैदा होती है, क्यों ये हवा तेज चलने लगती है, इधर उधर क्यों घूमती है, एक ही जगह पे करार क्यों नहीं है इसका, मतलब एक ही जगह पे बिल्कुल ये टिकी हुई क्यों नहीं रहती है ये हवा की जो चादर है. अब देखिए, अगर हम दो मिसालें लें, मान लीजिए कि ये एक लैंड है, यहाँ से लैंड का टुकड़ा है, बहुत सारा लैंड है, सिर्फ इतना नहीं है जितना मैंने बोर्ड पे बना लिया. आप मान लीजिए कि ये कोई सब कंटिनेंट है, कोई कंटिनेंट है. अब इसके यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ पे समंदर है, ओशन, सीज, ठीक है. अब ये इसमें पूरे का पूरा वाटर भरा हुआ है और इसमें है लैंड. और लैंड की खासियत क्या है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है, मीन्स इट गेट्स वार्म वेरी सून. और यहाँ से चूंकि कुछ प्रोसेस ऐसे है जैसे कि कंटिन्यूस एवापोरेशन भी यहाँ से रहती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से भी ठंडी रहती है. और सेकंड कि वाटर पे गिरने के बाद ये इंफ्रारेड रेडिएशन उतनी मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होती है जितनी कि लैंड से होती है. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए कि ये समंदर है यहाँ से, और यहाँ से बिल्कुल समंदर से सटीक एक एरिया है जो टेरेस्ट्रियल एरिया है, जो जिसमें लैंड है. अब देखिए, यहाँ से सन की तरफ से रेडिएशन आ गई और ये हीट अप हो गया. हीट अप होने की वजह से क्या होता है कि हमने एक प्रोसेस पढ़नी है, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा 8th क्लास में, कि देखो शायद वाटर कैसे बॉयल होता है, कैसे वो मतलब उबलने के वक्त क्यों वो ऊपर आ जाता है. तो वहाँ पे हमने देख लिया था कि जो हॉट वाटर होता है, हॉट सब्सटेंसेस, दे आर लाइटर, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द कोल्ड वंस, दीज आर हेवियर. एक्चुअली जब हॉट होता है किसी बर्तन में, जब हम कुछ पका रहे होते हैं, इसमें हमने पानी रखा है और नीचे से क्या दे रहा है, हीट, तो ये जो सरफेस है चूंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, और हॉट वाटर चूंकि लाइट है इसलिए ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर जो कोल्ड वाटर है दैट इज हेवियर नाउ एज कंपेयर टू द हॉट वाटर, वो नीचे आ जाएगा. इसका मतलब है कि ये रोटेट होने करेगा, और इसके साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है इन मॉलिक्यूल्स को, ये भागने की कोशिश करते हैं, लिहाजा हम देखते हैं कि वो उबल रहा होता है वहाँ पे पानी. तो सेम प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब चूंकि इस एटमॉस्फेयर की का वो पोर्शन जो बिल्कुल लैंड के साथ बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ का एयर चूंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ का एयर अभी तो कूल ही है, तो जब यहाँ पे एयर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, नाउ इट बिकम्स लाइटर. और लाइटर का मतलब क्या है कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा. अब जब ये एयर ऊपर की तरफ चला गया तो यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, याद रखना, एक लो प्रेशर जोन. अब जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन है, तो डिफ्यूजन की वजह से इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ से हवाएं बिल्कुल तेज डायरेक्शन यहाँ इन चीज़ों को ऑक्यूपाई करने के लिए आ जाती हैं, जिससे कि इनमें एक मूवमेंट क्रिएट होती है. अब मूवमेंट जब क्रिएट होती है तो यहाँ से ये तो डिफिसिट हो जाएगा, ये प्रेशर यहाँ से जहाँ तक भी लैंड है, तो ये चलती है फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड एट डे टाइम. तो नाइट में तो इसका उल्टा होना चाहिए, एट डे टाइम. तो ये दिस कॉजेज द विंड्स. अब हमने देख लिया कि विंड्स कभी कभी डिस्ट्रक्शन भी करती है, कभी इनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन अगर हम यूटिलाइज करें अच्छी तरह से तो एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं. मीन्स इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस. इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इन्हीं विंड्स की वजह से कभी जो क्लाउड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, और चूंकि यहाँ पे ओशंस के ऊपर तो ज़्यादा क्लाउड्स होने चाहिए थे, तो बारिश भी वहीं पे होनी चाहिए, लेकिन वाटर साइकिल में हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ से जो क्लाउड्स थे वो दूसरे किसी जगह पे चले जाते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ मानसून वगैरह में वो एक बारिश का मौसम आ जाता है, तो जब ये क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि वाटर वेपर्स होते हैं, और फिर कंडेंस होके वहाँ पे रेन की सूरत में फिर ज़मीन पे गिर जाते हैं,
तो मीन्स इट इज ए सोर्स ऑफ रेन। तो इस तरह से एयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, रेन में। इसके अलावा और भी एयर का एक अहम रोल है कि ये कूलिंग इफेक्ट वगैरह एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे कंडेंसी नहीं होता, ये वाटर वेपर्स कंडेंसी नहीं होती अगर वहाँ पे एयर की वजह से या हमारे फॉरेस्ट्स की वजह से जो वहाँ पे और ये ट्रांसपिरेशन वगैरह होती है, अगर वहाँ पे एक कूल एटमॉस्फेयर नहीं बनता तो कूलनेस की वजह से ये फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन वापस आ जाता है। तो लिहाजा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, एयर की। इस लिहाज से अगर हम उन 3 चीज़ों को छोड़ दें कि टेम्परेचर मेंटेनेंस को भी छोड़ दें, ऑक्सीजन की भी बात नहीं करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात, इन 3 के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर है दैट इज इन क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस है इसकी, कि कैसे ये विंड्स क्रिएट करता है, कैसे ये बारिश आने में मदद देता है, और कैसे ये हमारी इस जो अपर जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसको कैसे उसमें कैसे एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है।